भाई अगर मैं बोलूं कि तुम्हारी बॉडी के अंदर अभी इसी वक्त लगभग 37 ट्रिलियन छोटे छोटे वर्कर्स काम कर रहे हैं, और अगर ये सिर्फ 5 मिनट्स के लिए भी स्ट्राइक पे चले गए ना भाई, तो तुम शायद जिंदा ही नहीं बचोगे। और ये वर्कर्स कोई रोबोट नहीं है, ये है सेल्स। और आज हम इन्हीं छोटे छोटे सुपर हीरोज की दुनिया में जाने वाले हैं बिना किसी डर के। और भाई ये चैप्टर अगर तुमने एंड तक समझ लिया ना, तो बायोलॉजी का आधे से ज्यादा डर खत्म हो जाएगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हर टॉपिक को इतनी इजी लैंग्वेज में और एनसीईआरटी को इतने आसान तरीके से आप तक पहुंचाने के लिए आ गए हैं आपके प्यारे हर्षल भैया। और आप देख रहे हो साइंस विद हर्षल बारोट चैनल। तो चलो सीधे शुरू करते हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 2, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, भाई तुम्हारी जो बॉडी है वो किस चीज से बनी है? कोई बोलेगा बोन्स से, कोई बोलेगा मसल से, कोई बोलेगा ब्लड या स्किन। बिल्कुल सही, लेकिन इन सब के अंदर भी एक छोटी सी यूनिट होती है, इसे सेल बोलते हैं। भाई सेल लाइफ की सबसे छोटी और फंक्शनल यूनिट होती है, और स्ट्रक्चरल भी होती है। स्ट्रक्चरल मतलब ईट जैसा यानी ब्रिक्स जैसा काम करती है, जो छोटे छोटे पार्ट्स में हमारी बॉडी को डिजाइन करती है और जमा के रखती है भाई। मतलब ब्रिक बिल्डिंग की यूनिट है और सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म की यूनिट है। सिंपल सा कंसेप्ट है भाई कि सेल से ही हमारी पूरी बॉडी का हर एक पार्ट बना हुआ है, चाहे वो ऑर्गन्स हो या स्किन हो। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्या हर सेल आंखों से देखा जा सकता है? नहीं भाई, मोस्टली सेल्स इतने छोटे होते हैं कि उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। लेकिन कुछ सेल्स बड़े भी होते हैं, मैं बताता हूं तुमको। जैसे ऑस्ट्रिच का एग दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल सेल माना जाता है, तो सेल को तुम लाइव वहां देख सकते हो। और ह्यूमन बॉडी का सबसे लंबा सेल जो होता है वो होता है एक नर्व सेल, जो दिमाग में काम करता है। अब एनसीईआरटी में एक इंटरेस्टिंग वर्ड आता है भाई, थर्मोफिल्स। नाम थोड़ा सा डेंजरस लग रहा होगा, थर्मोफिल्स, तो शॉर्ट में करते हैं भाई। थर्मो मतलब होता है हीट यानी गर्मी, और फिल्स मतलब लविंग, जो गर्मी को प्यार करे भाई। मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत हाई टेम्परेचर में भी मोस्टली सरवाइव कर जाते हैं। जहां नॉर्मल इंसान 5 मिनट भी नहीं टिक पाए ना, वहां ये ऑर्गेनिजम्स आराम से अपना जीवन काट रहे होते हैं गरम गरम हॉट स्प्रिंग्स में। इससे हमें पता चलता है कि लाइफ कितनी अमेजिंग और एडॉप्टेबल है भाई। हम कहीं भी रह सकते हैं, बस हम चाहते नहीं है। अब एक सवाल भाई, अगर सेल्स इतने छोटे हैं तो साइंटिस्ट उन्हें कैसे देखते हैं? सिंपल सा आंसर है, हर कोई छोटा छोटा बच्चा भी बता देगा भाई, माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत छोटी चीजों का बड़ा कर देता है साइज। ओके, साइज बड़ा कर देता है, लेकिन सिर्फ बड़ा दिखना ही काफी नहीं होता। यहां दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है मैग्निफिकेशन और रिजोल्यूशन। सबसे पहले मैग्निफिकेशन का मतलब, भाई ऑब्जेक्ट कितना बड़ा दिख रहा है। अगर माइक्रोस्कोप 100 टाइम्स तक मैग्नीफाई करे, जूम करे, तो ऑब्जेक्ट 100 गुना बड़ा दिखेगा। लेकिन सिर्फ बड़ा दिखना ही इनफ नहीं होता भाई। सोचो, तुम एक फोटो को बहुत जूम कर दिया और वो ब्लर हो गई, तो उसका कोई फायदा होगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए आता है रिजोल्यूशन। भाई रिजोल्यूशन मतलब दो पास वाली चीजों को अलग अलग तरीके से पहचान पाना और क्लियर देखना। जितनी अच्छी रिजोल्यूशन होगी, इमेज उतनी ही ज्यादा क्लियर होगी। भाई सिंपल लाइन यहां पे याद रखो, मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट को बड़ा बनाती है, रिजोल्यूशन ऑब्जेक्ट को क्लियर और एचडी बना देती है। भाई एग्जाम के लिए ये बहुत काम आएगा, तो ध्यान रखना भाई, है ना। साइंटिस्ट जो होते हैं ना भाई, वो सेल्स को स्टडी करने के लिए ऑनियन पील का भी यूज करते हैं। भाई प्याज की जो बाहर वाली लेयर होती है ना, उसका यूज। उसके अंदर की ट्रांसपेरेंट पतली मेम्ब्रेन यानी लेयर को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाता है। वहां हमें छोटे छोटे रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसे सेल्स दिखते हैं। एक ऑनियन सेल का साइज लगभग 0.2 से 0.3 मिलीमीटर के अराउंड होता है, इसीलिए माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है, उसको भी जूम करना पड़ेगा। अब चलो सेल के अंदर का स्ट्रक्चर समझते हैं भाई। सोचो, सेल एक छोटा सा सिटी है, तुम कहीं भी रहते हो, इंदौर, दिल्ली, मुंबई, धार, इंदौर, कहीं भी, है ना। तो सिटी में सबसे पहले सिक्योरिटी गेट होता है। ओके, सेल मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं,
ये सेल की बाउंड्री होती है, यानी सिटी की बाउंड्री होती है। इसका काम है कौन अंदर आएगा, कौन अंदर से बाहर जाएगा, सबको कंट्रोल करने का। इसीलिए इसे सिलेक्टिवली परमिएबल भी बोलते हैं। मतलब हर किसी को एंट्री नहीं मिलेगी, जो इस शहर के लायक है वही अंदर आए, जिसको बाहर जाना है वो जाए। ओके भाई, इसके पास आईडी कार्ड देखने की पावर होती है। मतलब नहीं नहीं भाई, अगर आईडी कार्ड काम नहीं करेगा तो सेल उसको बाहर निकाल देगा, फालतू की चीज को। सिलेक्टिवली होता है भाई, सिलेक्ट करता है। अब मान लो बाहर तुमने परफ्यूम स्प्रे करा, थोड़ी देर बाद उसकी स्मेल रूम के हर कोने में पहुंच जाती है। किसी ने उसे धक्का नहीं दिया, ये एक प्रोसेस है जिससे वो स्मेल फैल गई, उस स्मेल को डिफ्यूजन बोलते हैं। मतलब पार्टिकल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ खुद मूव करते हैं। भाई नेचर हमेशा अपना बैलेंस बनाना चाहती है, तो डिफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब भाई एक बात, अब अगर सिर्फ वाटर सेल के अंदर आना बाहर जाना करे तो भाई एक ही मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। भाई इजी लैंग्वेज में समझते हैं, वाटर हमेशा उस साइड मूव करता है जहां वाटर कम और डिसॉल्व सब्सटेंसेस ज्यादा होते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं भाई, किशमिश देखिए, किशमिश है ना, किशमिश को पानी में डाल दो, कुछ टाइम बाद वो फूल जाएगी। क्यों फूल जाएगी भाई? क्योंकि पानी अंदर चला गया तो उसका साइज फूल गया। तो जहां पानी अपने कॉन्सेंट्रेशन से दूसरे कॉन्सेंट्रेशन में गया, इसे ही ऑस्मोसिस बोलते हैं। भाई अब एनसीईआरटी में एक नाम और आता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। नाम सुन के लगता है भाई कोई मूवी का टाइटल है, नहीं कोई मॉडल वॉडल दिखाएंगे बढ़िया, लेकिन नहीं भाई, ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी और इंटरेस्टिंग है। भाई सेल मेम्ब्रेन, बाहर की जो सॉलिड दीवार होती है वो एकदम सॉलिड नहीं होती, वो फ्लेक्सिबल होती है। इसमें लिपिड और प्रोटीन होते हैं जो मूव कर सकते हैं, इसीलिए मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल भी रहती है और अपना काम करती है। क्योंकि एकदम कड़क रहेगी तो वो टूट जाएगी, इसलिए उसको मूवमेंट करते रहना जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं भाई चैप्टर में, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन की बात कर ली भाई। सेल मेम्ब्रेन फिर से बता देता हूं, एक फ्लेक्सिबल लेयर है जो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। भाई अब प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा चीज होती है जो हमारे पास नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है सेल वॉल की। भाई ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर होती है, ये सेल्यूलोज से बनी होती है। इसका काम है प्लांट्स को शेप देना, प्लांट्स को प्रोटेक्शन देना और सपोर्ट देना। क्योंकि बेचारे दिन भर धूल मिट्टी में हवा खाते रहते हैं, हम तो घर में प्रोटेक्टेड हैं। ओके, तो इनको ज्यादा सेफ्टी चाहिए सेल्स को, तो वो सेल वॉल बनाते हैं। भाई एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती, हमारे जैसों के पास भी सेल वॉल नहीं होती। तो अब तक हम सेल के बाहर की सिक्योरिटी सिस्टम देख चुके हैं। अब चलो सेल के अंदर एंट्री मारते हैं। भाई सोचो एक बड़ी फैक्ट्री है ना, इस फैक्ट्री के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट का अपना काम होता है। इन्हीं डिपार्टमेंट्स को सेल ऑर्गेनल्स कहा जाता है। ऑर्गेनल का मतलब होता है छोटे छोटे सेल ऑर्गन्स। जैसे हमारी बॉडी में हार्ट, लंग, ब्रेन अलग अलग काम करते हैं ना भाई, वैसे ही सेल के अंदर भी छोटे छोटे उसके पर्सनल ऑर्गन्स यानी फैक्ट्री के पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये सेल के दो टाइप्स हैं। ये नाम थोड़ा डिफिकल्ट लगता है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। भाई सेल के दो टाइप, पहला प्रोकैरियोटिक सेल, सिंपल होते हैं, इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नहीं होते, जैसे बैक्टीरिया, इनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। दूसरे यूकैरियोटिक, ये होते हैं एडवांस, इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं और ऑर्गन की बाउंड्रीज भी प्रेजेंट होती है। भाई तो ये थोड़े एडवांस होते हैं। भाई सिंपल ट्रिक याद रखना, प्रो मतलब सिंपल, यूकैरियोटिक मतलब एडवांस। अब मिलते हैं सेल के बॉस से, जो सेल को सारा काम करने में हेल्प करता है, वो है न्यूक्लियस। अगर सेल एक स्कूल है तो न्यूक्लियस उसका प्रिंसिपल है। ये सेल को कंट्रोल करता है, उसका कंट्रोल सेंटर होता है। यही डिसाइड करता है कि सेल कब गार्बेज को, कचरे को थ्रो करेगा, कब डिवाइड करेगा, कब नया सेल बनाएगा। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, भाई डायग्राम आया है कि स्क्रीन के ऊपर? हाँ आ गया है शायद। भाई न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें हमारी हेरिडिटरी यानी मम्मी पापा से आने वाली इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। मतलब तुम्हारी आंखों का कलर, बालों का कलर, तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक्स, सारा सीक्रेट इसके अंदर छुपा रहता है, सारा डेटा इसके अंदर छुपा रहता है। अब बात करते हैं भाई
राइबोसोम्स की। ये बहुत छोटे छोटे होते हैं लेकिन काम बहुत बड़ा करते हैं भाई। ये होते हैं सेल की प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री, जिससे जिम में बॉडी बनती है भाई। हमारी बॉडी को मसल्स, एंजाइम्स चाहिए, हार्मोन्स चाहिए बनाने के लिए, सब कुछ चाहिए, इनमें होता है वही प्रोटीन। मसल्स बनाने के लिए जो प्रोटीन स्टोर होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, वो राइबोसोम्स के अंदर होता है। तो प्रोटीन राइबोसोम दे रहा है। अब आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर। नाम बड़ा है, काम सिंपल है। ये सेल के अंदर एक रोड नेटवर्क की तरह होते हैं, जो मटेरियल्स को जो सेल के अंदर होते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। भाई इसके भी दो टाइप। पहला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ ईआर के ऊपर राइबोसोम्स चिपके होते हैं, इसीलिए ये रफ दिखते हैं। ये प्रोटीन्स बनाने और प्रोटीन्स को इधर से उधर भेजने का काम करता है। दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये फैट, हमारी बॉडी के जो फैट होते हैं उसको और लिपिड को संभाल के रखता है, अपने अंदर रखता है भाई। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि फैट्स और लिपिड को स्टोर करके रखता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो तुम मोटू मोटू होते जा रहे हो ना भाई, पेटू बाहर आ रहा है तुम्हारा, वही सारी चीजें होती है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हाँ, गोल्जी अपैरेटस। भाई गोल्जी अपैरेटस, कुछ लोग गोल्गी भी बोलते हैं। गोल्जी अपैरेटस, सोचो एक अमेजोन अमेजोन कंपनी का वेयर हाउस है, वहां पर एक प्रोडक्ट बना, उसकी पैकिंग हुई, उस पर लेबल लगा भाई कि चलो डिलीवरी के लिए अब रेडी करना है, फिर वो डिलीवरी के लिए रेडी होता है। बिल्कुल वही काम गोल्जी अपैरेटस करता है। ये प्रोटीन्स और दूसरे मटेरियल्स को थोड़ा मॉडिफाई करता है, उसको पैक करता है और सेल के अंदर से बाहर की तरफ भेजता है। इसीलिए पैकेजिंग सेंटर ऑफ सेल भी इसको कहा जाता है भाई। ठीक है, अब आता है सबसे डेंजरस ऑर्गेनल। भाई इसको ना सुसाइड बैग भी बोलते हैं। ये सुसाइड करवाता है। कैसे करवाता है भाई? क्यों? क्योंकि इसके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव यानी खाना पचाने के एंजाइम्स होते हैं, किसी को भी पचाने के। ये पुराने जो वेस्ट ऑर्गेनल होते हैं ना, जो सेल के कोई काम के नहीं होते, उसको डिस्ट्रॉय करके खा जाता है। और कभी कभी लाइसोसोम अपने एंजाइम्स रिलीज इतने ज्यादा करने लगता है कि वो खुद को ही खा जाता है। इसीलिए डेंजरस है भाई। खुद ही सेल खराब हो गया तो वो खुद को ही खा लेगा। ले बताओ, ये कोई बात होती है भाई? मैं खुद को कैसे खाऊं? मेरी उंगली खराब हो गई तो क्या खा जाऊं? है, लाइसोसोम की अलग ही दुनिया चल रही है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे जरूरी चीज भाई, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या है भाई? जो सेल को पावर देता है, एनर्जी देता है, जनरेट करता है। जैसे मोबाइल बिना बैटरी के नहीं चलता, वैसे ही सेल बिना माइटोकॉन्ड्रिया के एनर्जी नहीं बना सकता। ये फूड को तोड़कर एटीपी नाम की एनर्जी देता है। हमारे अंदर जो एनर्जी आती है वो एटीपी नाम से आती है, जिसको एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, जिससे हम बड़ा जोशीला फील करते हैं। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा प्लांट्स की तरफ चलते हैं। प्लांट्स में होते हैं प्लास्टिड्स। सबसे फेमस है क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्लोरोफिल नाम का ग्रीन पिगमेंट होता है, जो प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है, जिसके कारण प्लांट ग्रीन दिखते हैं और फोटोसिंथेसिस करवाता है भाई। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक फ्लूइड एरिया होता है जिसका नाम स्ट्रोमा होता है। भाई एक बात बताओ, एक सवाल आया स्ट्रोमा के बाद। स्ट्रोमा तो क्लोरोफिल में है। सवाल डिस्प्ले हो रहा है क्या स्क्रीन के ऊपर? देख लो, मैं कर देता हूं। ठीक है भाई, अब मुझे बताओ, फ्लावर्स और फ्रूट्स इतने कलरफुल क्यों होते हैं? वो क्यों ग्रीन नहीं होते? तो उसका आंसर है क्रोमोप्लास्ट। भाई ये रेड, येलो और ऑरेंज कलर्स देते हैं, बनाते हैं, और जो प्लास्टिड्स फूड स्टोर करते हैं उन्हें ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें भाई, सिंपल ट्रिक ध्यान रखना। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लोरोप्लास्ट अलग अलग कलर देते हैं और फूड को जो स्टोर करते हैं वो होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। अब एक बात करते हैं छोटी सी चीज की, जिसे वैक्यूल बोलते हैं। वैक्यूल भाई एक स्टोरेज का वेयर हाउस होता है। ये वाटर, फूड और वेस्ट मटेरियल को स्टोर करके रखता है, जब जरूरत पड़ेगी तो खा लेंगे। ठीक है भाई, प्लांट सेल में यूजुअली जो वैक्यूल होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि उसके अंदर लिक्विड भरा होता है, और उस लिक्विड भरी हुई जगह को सेल सैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सेल सैप बोलते हैं। अब सेल तो बन गए, सेल ने अपना काम कर लिया, लेकिन सेल ग्रो भी करता है, सेल एक से सेल दूसरा भी बनाता है। तो आओ चलो समझते हैं भाई सेल
डिवीजन क्या होता है, एक सेल से दूसरा सेल बनाना। देखो हमारी बॉडी ग्रो करती है, हम बड़े होते हैं साइज में, हाथ पैर बड़े होते हैं, मोटे होते हैं, पतले होते हैं, तो हमारी बॉडी ग्रो कैसे करती है, जब नए सेल्स बनते हैं, यहां से एक नया सेल बना 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 ऐसे करके डिवाइड होते गए, तो डिवीजन बोलते हैं इसको। तो दो टाइप के डिवीजन होते हैं भाई। सबसे पहला माइटोसिस होता है। माइटोसिस बॉडी सेल्स में होता है, ठीक है भाई। इससे हमारी सेल की ग्रोथ होती है और डैमेज्ड सेल्स रिपेयर होते हैं भाई। यहां एक सेल से दो एग्जैक्टली सेम सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। फिर आता है मियोसिस, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है भाई। जैसे प्लांट में एंथर्स में होता है मियोसिस, इसके थ्रू पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, ह्यूमंस में स्पर्म्स बनते हैं टेस्टिस के अंदर। तो भाई मियोसिस क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देता है, जिससे रिप्रोडक्टिव सेल्स बनते हैं। ओके भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे बुक के अंदर, सेल थ्योरी का, आओ वो भी समझते हैं भाई। इसके अकॉर्डिंग सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बने होते हैं भाई। सेल लाइफ की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, और नए सेल्स हमेशा पहले से एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं, एक टूट के दूसरा बनाता है। ये अपन पढ़ चुके हैं माइटोसिस में, ठीक है भाई। इसी को बोलते हैं यूनिफाइंग सेल्स, ठीक है। अब क्या सेल्स हमेशा डिवाइड होते रहते हैं भाई? नहीं होते। एक टाइम के बाद उंगली का साइज ये हो गया तो ये फिक्स हो गया, ये अब चेंज नहीं होगा। तो नॉर्मल सेल्स की भी एक लिमिट होती है, वो ज्यादा डिवाइड नहीं करते, लेकिन जब आसपास जगह भर जाती है तो ये डिवाइड होना बंद करेंगे। फिर भी कभी कभी कुछ केसेस के अंदर ये ग्रो करने में रुकते नहीं है, ठीक है भाई। तो सेल्स बिना रुके डिवाइड करते हैं और एक मास बन जाता है, बहुत सारे सेल्स खराब वाले बन जाते हैं, जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। इसीलिए बॉडी में प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम होना जरूरी है, जो इन सबको कंट्रोल करके रखता है भाई। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टाइल में, भाई ये चैप्टर तो हमने खत्म ही कर लिया यार, बहुत जल्दी खत्म कर लिया। तो इंटरेस्टिंग स्टाइल में ऐसे ही चैप्टर्स अगर तुमको पढ़ना है इजी लैंग्वेज में, तुम्हारे ही स्टाइल में, तो हर्षल भैया है, हर्षल भैया के चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। अगर इंस्टाग्राम पे भी तुमने कुछ ग्लिम्स वगैरह देख ली है तो भाई मिलते हैं अपन चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 वालों। बने रहो वीडियोस के अंदर, पूरे साल के चैप्टर्स आने वाले हैं। अभी तो इंग्लिश का भी कोर्स स्टार्ट हो रहा है यार चैनल के ऊपर, एक बढ़िया मैम तुमको पढ़ाने वाले हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, तुमको बड़ा मजा आएगा उनके साथ पढ़ के। चलो तब तक मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय। पढ़ते रहो, एग्जाम्स आने वाली है, हाफ ईयरली बहुत पास में है, तो चैप्टर 2 तो भूलना ही मत। ओके, कंफ्यूजिंग है, बोरिंग है, कंफ्यूज कर सकता है, घुमा सकता है तुम्हारा दिमाग, तो भाई हर्षल भैया है ना, हम सब इजी कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, ताकि तुमको हर चीज समझ में आ जाए। चलो फिर से बोलता हूँ बाय बाय, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, टिल देन सी यू सून। ज्ञान और कौशल से दुनिया जीत लो, हर्षल भैया संग नायक बनो, ये गीत लो। हर्षल भैया, हर्षल भैया, मेहनत करो, सपना बड़ा।